अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल किया था 2-3 क्लासेस पहले, जून 2019, ओवरहॉल और रिप्लेसमेंट में से डिसाइड किया था, जिसमें दोनों ऑप्शन में 5-5 साल थे। एक में मेंटेनेंस दूसरे के मेंटेनेंस से 60% ज्यादा थी या कम थी, पता नहीं, ज्यादा थी। कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, जिनके पास सॉल्व हुआ है रजिस्टर में, मुझे वैल्यूज बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 एक था ओवरहॉल ऑप्शन, इसमें मुझे फिगर्स बताइएगा सारी। हाँ, सारी बता दें। अच्छा चलें, कम से कम आप मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता दें। मेंटेनेंस कितनी थी इसमें? 10.5, 11.03, 11.58, 12.16, 12. चलें, सारी ना बताएं, इसमें मुझे आप एक और बता दें, एनपीवी बता दें इस ऑप्शन की। एनपीवी 48.1, और ये भी सब नेगेटिव ही थे ना। अच्छा, और आप मुझे दूसरी ऑप्शन जो कि रिप्लेस थी, इसकी बता दें मेंटेनेंस की फिगर। मेंटेनेंस की बताइए। 6.56, 6.89, 7.24, 7.7. अच्छा, और मुझे इसमें बता दें, प्लांट वाली लाइन बता दें, सिर्फ प्लांट वाली लाइन। 61.25, नहीं, नए प्लांट की बस 31.27। और ये कैसे निकला था? है। अच्छा, 50% ऑफ कॉस्ट लिया था और इसको हमने 1.05 साल ये किया था, है ना? ये ऐसे किया था। अच्छा, और मुझे 40 था। 40 था। अच्छा, और मुझे इसकी एनपीवी बता दें। 40.839। क्वेश्चन नंबर 10 किया था मैंने उसकी ना। अच्छा, आपको तो बेशक सारी लिखने की जरूरत नहीं, आपके पास तो है, मैंने रिलेट करना था इसलिए मैंने सामने फिगर ली है। ये सॉल्यूशन में हुआ हुआ आपके पास। कौन सी ऑप्शन बेहतर थी? ये काली वाली ऑप्शन बेहतर थी। अभी इस वक्त जो सेंसिटिविटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है लेक्चर 24 में, जो लेसन 15 की थी सॉल्व, उसमें एक प्रोजेक्ट जिसकी एनपीवी 3700 रुपए थी, और उस प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ लाइन आइटम्स की हम सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे थे। जैसे सेल्स का सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे किया था? उस प्रोजेक्ट की एनपीवी डिवाइडेड बाय सेल के आफ्टर टैक्स पीवी, और आंसर अगर 4% आया तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि सेल्स जो हमने सोची है प्राइस 4% तक की एडवर्स मूवमेंट भी काबिल बर्दाश्त है, इससे ज्यादा हो गया तो फिर प्रोजेक्ट उड़ जाएगा। इसको मैं रीफ्रेज करता हूं। सेल्स का सेंसिटिविटी एनालिसिस 4% हमें ये शो कर रहा है कि हमारा डिसीजन, क्या डिसीजन था हमारा कि लगा दो प्लांट में पैसा। हमारा डिसीजन है कि प्लांट में लगा दें पैसा। हमारा डिसीजन फिर भी सही रहेगा अगर सेल प्राइस में 4% तक की एडवर्स मूवमेंट हो गई।
क्योंकि हमारा डिसीजन का तरीका ही क्या था कि एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो लगा दो पैसे। हम सिर्फ और सिर्फ उस सवाल में एक प्लांट खरीदने या ना खरीदने को डिसाइड कर रहे थे, यानी एक प्रोजेक्ट अप्रेस कर रहे थे, और पॉजिटिव एनपीवी देख के क्या फैसला किया कि लगा दे पैसे। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यह है कि सेल प्राइस की 4% के अंदर अंदर तक एडवर्स मूवमेंट, हमें अपने डिसीजन पे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, हमें अपने डिसीजन पे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अब मैं प्लांट खरीदने के अल्फाज चेंज कर लिए। सेंसिटिविटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यह है कि हर लाइन आइटम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालें, ताकि कितने % गुंजाइश है कि कल को हमें अपने डिसीजन पे शर्मिंदा ना होना पड़े। फार्मूले में प्रोजेक्ट की एनपीवी क्यों ले रहे थे? क्योंकि हमारे एनपीवी 3700 पॉजिटिव देख के डिसीजन कर लिया था। उस एनपीवी का पॉजिटिव आना हमारा डिसीजन मेकिंग का फैक्टर था। तो किस हद तक उसका गिरना बर्दाश्त हो जाएगा? एनपीवी 0 तक। एक बार फिर बोल रहा हूं जुमला, हम सेंसिटिविटी एनालिसिस ये कर रहे हैं कि सेल्स में, मिसाल के तौर पे सेल्स 4% के मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4% शो कर रहा है कि सेल्स में 4% तक की एडवर्स मूवमेंट हुई तो हम अपने डिसीजन पे शर्मिंदा नहीं होंगे। इस सवाल में डिसीजन क्या था कि ओवरऑल और रिप्लेस में से क्या बेहतर है? तो हमने किसको जिताया? रिप्लेस को। अगर इस सवाल के अंदर ये नीले वाले कैश फ्लोज ही ना होते और बस एक प्रोजेक्ट होता कि प्रोजेक्ट करें या ना करें, तो उस प्रोजेक्ट का डिसीजन ही सिर्फ प्रोजेक्ट का करना या ना करना होता, और हम लोग उस प्रोजेक्ट की लाइन आइटम्स की सेंसिटिविटी निकालने के लिए उस प्रोजेक्ट की एनपीवी लेते डिवाइडेड बाय उस फैक्टर की पीवी लेते। लेकिन अब डिसीजन ये करना या ना करना नहीं है, अब डिसीजन इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो अभी फिलहाल हमारा डिसीजन क्या हुआ कि ये बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये उससे कम है। तो कल को हमें शर्मिंदा होना पड़ जाएगा अपने डिसीजन पे अगर इसकी एनपीवी मैक्सिमम कितनी एडवर्स हो गई, 48 तक चली गई, तो हमें शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। क्योंकि अभी हमने इसमें कंपैरिजन किया था, तो हमारा डिसीजन इसको करना या करना ना करना नहीं था, हमारा डिसीजन इसका उससे बेहतर होना था। तो हमारा डिसीजन इसको क्यों जिता रहा है? क्योंकि 8 मिलियन का फर्क है, 40 नहीं, 8 मिलियन की वजह से हम डिसीजन कर रहे हैं। तो अब जब आप इस प्रोजेक्ट के फैक्टर्स का सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे तो फार्मूले के न्यूमरेटर के अंदर इसकी एनपीवी नहीं आएगी, जितने मार्जिन से ये जीता है वो आएगा। जब सिर्फ किसी एक प्रोजेक्ट का फैसला करना था तो उस प्रोजेक्ट का करना या ना करना था बस, और उसकी 3700 पॉजिटिव एनपीवी देख के फैसला किया था, तो 3700 को न्यूमरेटर में रखा था। इसमें फैसला 40 देख के नहीं किया, 8 मिलियन का फर्क देख के किया है। ये 8 मिलियन उससे बेहतर है, तो इसमें डिसीजन मेकिंग हमने 8 मिलियन की बेहतरी की वजह से की है। तो अब अगर हमने इस काले वाले ऑप्शन को चुना है तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? 8 मिलियन रखेंगे, 48 नहीं रखेंगे, 8 रखेंगे। ये तो चलो सामने मैंने सवाल सॉल्व करना था इसलिए मैंने ये वाला सवाल ले लिया। अगर वैसे ही एक सवाल होता कि ऑप्शन 1 बेहतर है कि ऑप्शन 2 बेहतर है, और इसकी एनपीवी आई होती पॉजिटिव 5000 और इसकी एनपीवी आई होती पॉजिटिव 4200, तो हमने इसको जिताया होता। अब हम इस ऑप्शन की सेल्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का सेंसिटिविटी एनालिसिस करते तो न्यूमरेटर में 5000 ना रखते, 800, क्योंकि ये डिसीजन 800 की वजह से हुआ है, 5000 की वजह से नहीं हुआ है। पेज 43, पेज 43, कैश फ्लो बेस्ड फैक्टर का अगर सेंसिटिविटी करना पड़ा तो पहला डब्बा बताया था कि अगर हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट का करना या ना करना सॉल्व कर रहे थे तो उसकी सेंसिटिविटी करते हुए न्यूमरेटर में उसकी एनपीवी आएगी। लेकिन अगर हमें ऑप्शंस में से चूज करके डिसाइड करना पड़ा है और फिर उस जीते हुए प्रोजेक्ट का सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब उस सेंसिटिविटी एनालिसिस के न्यूमरेटर में
उस जीते हुए प्रोजेक्ट की एनपीवी नहीं आनी, जीते हुए और हारे हुए वाले का डिफरेंस आना। अच्छा, अगर 3 प्रोजेक्ट्स में से कंपैरिजन किया था तो सिलेक्टेड और जितना रनर अप वाले के साथ, रनर अप वाले के साथ। देखें, अभी हमने अगर 2 ऑप्शंस चुनी है तो उनमें एक जीता है दूसरा हारा है, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो रखना है न्यूमरेटर में। और अगर 3 में से चुना होता तो जो पहला और दूसरे नंबर वाले का डिफरेंस। तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस में बस फर्क है कि डिनोमिनेटर तो वैसे ही होगा, लेकिन न्यूमरेटर अगर एक ही प्रोजेक्ट हां या ना का सवाल था तो उस प्रोजेक्ट की एनपीवी, और अगर मल्टीपल में से चूज करने का सवाल था तो पहली बात तो यह कि सेंसिटिविटी एनालिसिस होगा ही सिर्फ जीते हुए प्रोजेक्ट की आइटम्स का, क्योंकि डिसीजन में ही हम यही कर रहे हैं कि वो जीत रहा है। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, उस जीते हुए प्रोजेक्ट की एनपीवी और रनर अप प्रोजेक्ट की एनपीवी का फर्क। ये मैंने इसमें पेज 43 पे लिखा हुआ। अगर एक प्रोजेक्ट एनपीवी नेगेटिव में आ जाए, हाँ। उसका पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फिर जो नेगेटिव वाली है उसको हम जीरो कंसीडर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब फिर जीतने का, फिर जो है फैसले का मकसद उनका फर्क नहीं था, जीरो और पॉजिटिव एनपी का फर्क था। चलें इस सवाल की रिक्वायरमेंट पे आए। ये जो मैंने सामने डेटा लिखा ना, इसकी रिक्वायरमेंट पे आए। इस सवाल की रिक्वायरमेंट बी, 2 चीजों की सेंसिटिविटी एनालिसिस करने को कहा है। नंबर 1, हाँ जी, रेशो ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। जो दोनों ऑप्शंस की मेंटेनेंस की आपस की रेशो है, उसमें किस हद तक ये एडवर्स मूवमेंट चलेगी। अच्छा, रेशो का मतलब दोनों का डिफरेंस ना। देखें, एक दूसरे से 60% कम थी या ज्यादा थी, पता नहीं क्या वर्डिंग है, 60% हायर, तो ये इनकी रेशो है। तो पूछा यह है कि इनकी रेशो चेंज हो जाए तो हम कितना चेंज बर्दाश्त कर सकते हैं, इसकी सेंसिटिविटी करने को कहा है। तो इनकी रेशो की सेंसिटिविटी करने का मतलब है उसके रुपए क्या हुए, दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस। देखिए, हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस तो किसी रुपए की अमाउंट का करना है ना। तो सवाल की रिक्वायरमेंट 1 में पूछा हुआ है कि दोनों में जो मेंटेनेंस कॉस्ट का रेशो है उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस कर दें। तो रेशो का थोड़ी सेंसिटिविटी करेंगे हम, तो रुपए चाहिए। तो इसको रुपए कैसे दें, दोनों का डिफरेंस, यानी हमने दोनों की मेंटेनेंस कॉस्ट का डिफरेंस का सेंसिटिविटी करना है, पीवी का। तो इनका डिफरेंस नहीं, उसको नेट ऑफ टैक्स, उसकी पीवी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। चूंकि ये जीता हुआ है तो इन दोनों की एनपीवी का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ले लें मेंटेनेंस का। 1 2 3 4 5, बताएं क्या बना डिफरेंस, दोनों की मेंटेनेंस का डिफरेंस। $3.94, 4.14, 4.34, 4.56, 4.7। ये इन दोनों की मेंटेनेंस का फर्क आ गया। इसको नेट ऑफ टैक्स करें, अच्छा अगर वो रिक्वायरमेंट में कहता कि मेंटेनेंस कॉस्ट का सेंसिटिविटी एनालिसिस कर दें, तो जिसको हमने जिताया है उसकी मेंटेनेंस का सेंसिटिविटी कर दें। अब वो कह रहे हैं मेंटेनेंस की रेशो का सेंसिटिविटी कर दें, यानी इन दोनों के डिफरेंस का। तो इसको नेट ऑफ टैक्स करें, तो फिर जीते हुए वाले का मेंटेनेंस लेते और न्यूमरेटर में डिफरेंस लेते, क्योंकि डिसीजन इसका जिताना था। जब भी एक से ज्यादा को कंपेयर करके डिसीजन किया होगा तो सेंसिटिविटी करते हुए न्यूमरेटर में डिफरेंस आना है जीते हुए और हारे हुए का।
इसको नेट ऑफ टैक्स करिए 2.75। अच्छा, मैंने प्रेजेंट तो मैंने डिफरेंट किया था, लेकिन अभी मुझे आपको समझाते समझाते ध्यान में आइडिया आया कि इसके इस तरह भी हो सकता था कि आप इनका डिफरेंस ले लें, उन डिफरेंस का नेट कर लें, नेट ऑफ टैक्स। नहीं यार, 2 पॉइंट, इसका 70% करें, इसको 70% करें, और इसको 70% करें, और ये आ गए अब नेट ऑफ टैक्स कैश फ्लोज, इनकी पीवी निकाल लें। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डिनोमिनेटर बनेगा 11.3। सब की टोटल पीवी। ये लाल वाली फिगर्स ली हैं मैंने दोनों ऑप्शंस की मेंटेनेंस का डिफरेंस, और फिर उसको मैंने नेट ऑफ टैक्स कर लिया और इसकी पीवी निकालनी है 10 पॉइंट। आप क्या करते हैं 11 पॉइंट समथिंग 10.91 10 पॉइंट। पीछे आंसर में क्या है? आपने आंसर देखा है, कैलकुलेट किया है? कैलकुलेट करके बताएं। कैलकुलेट करें तो अच्छा ठीक है 10.08। ये है डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर क्या हुआ? इनका डिफरेंस 7 पॉइंट, इसका और इसका डिफरेंस, क्योंकि हमने इसको जिताया है उस 48 से बेहतरी की वजह से। ये इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? डॉलर रेट का क्या ताल्लुक है इस पूरे सवाल से? जो प्लांट इंपोर्ट करना था ना, बस वही डॉलर से कनेक्टेड था, तो इसका मतलब है हमने प्लांट की सेंसिटिविटी करनी है। अच्छा, चूंकि प्लांट की आरवी इस तरह से बताई है, तो फिर डॉलर चेंज होगा तो कॉस्ट भी चेंज होगी और आरवी भी चेंज होगी, तो हमने कॉस्ट और आरवी दोनों की कंबाइन करके फिर सेंसिटिविटी करेंगे। सिंपल जैसे पहले किया था, 0 पे कॉस्ट आउटफ्लो रखें, आरवी को इनफ्लो रखें, और डेप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स की फिगर लें। जो हमने कैलकुलेशन की है उन्हीं में से 2 लाइन उठा लें बस। ये बन जाएगा डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर अब भी 7.29 होगा। नहीं, मार्केट बेशक डिफरेंट है, लेकिन जब भी हम कोई चीज बेच रहे हैं, अब प्लांट बेच रहे हैं, तो जिसको बेच रहे हैं उसने कहा कितने का खरीदा, इतने का, इतने रेट दे दूंगा तुम्हें। जैसे मतलब ये प्रैक्टिकल है चीज, ये कोई इतनी अजीब भी नहीं है। हो सकता है जिस सप्लायर से हम खरीदते हो, इस सवाल से हटके बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो सेकेंड हैंड वापस भी लेता हो, और उसने अपनी पॉलिसी रखी हो कि जितने की मुझसे खरीदी थी मैं उसके 30% पे लेने को तैयार हूँ, तो ऐसा हो सकता है। तो चूंकि सवाल वाले ने आरवी को कॉस्ट की परसेंटेज बताया है और हमने उसी को तो कैलकुलेट किया है, तो फिर जब भी प्लांट की सेंसिटिविटी निकलेगी तो अब कॉस्ट के साथ ये भी आएगा। ये रिक्वायरमेंट 2 है। आपसे डॉलर रेट यानी एक्सचेंज रेट की सेंसिटिविटी पूछी है। अब एक्सचेंज नहीं दिया हुआ ना, लेकिन डॉलर का एक्सचेंज रेट को हमें को रुपए देने पड़ेंगे। जैसे अभी जो मैं इलस्ट्रेशन 15 करा रहा था, उसमें यूनिट्स की सेंसिटिविटी करने को कहा था, तो यूनिट्स की थोड़ी पीवी निकालेंगे, कोई रुपए लेने पड़ेंगे ना, तो यूनिट से क्या रुपए लिंक थे? कंट्रीब्यूशन।
तो अब उन्होंने कहा है डॉलर के एक्सचेंज रेट की मूवमेंट बताएं, तो डॉलर की एक्सचेंज रेट की तो पीवी नहीं निकलेगी ना। इस सवाल पे उसके कहां असरात पड़ रहे हैं? प्लांट की कॉस्ट पे और आरवी पे और डेप्रिसिएशन पे, तो उनकी फिर हम लोग डिनोमिनेटर में सेंसिटिविटी करेंगे, फिर वो भी कर देते। अगर नहीं कनेक्टेड डॉलर से होती, अगर कुछ और भी बीच में डॉलर वाला होता तो वो भी ले लेते। अगर मेंटेनेंस डॉलर में दी होती तो मेंटेनेंस ले लेते। जो कुछ भी डॉलर से कनेक्टेड है वो रुपए, जैसे यूनिट्स की सेंसिटिविटी करने को कहा था तो सेल्स भी लेंगे, मटेरियल भी लेंगे, वेरिएबल कन्वर्जन भी लेंगे, जो चीज लिंक्ड है, ये इसकी रिक्वायरमेंट भी है। अच्छा, एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 5 था, शायद 6 होगा, वो जिसमें टैक्स की बड़ी डिटेल चीजें चेक की हुई थी, सफर लिमिटेड गालिबन। क्वेश्चन 5 वैसे तो पुराना हो गया, लेकिन इसमें एक इंपोर्ट ऑप्शन थी और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन थी। इसमें जिताया किसको था? देख लें, सोल्यूशन देख लें। सफर लिमिटेड वाले में एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन थी और एक जो इंपोर्ट पहले कर रहे थे वही करते रहते। दोनों में से किसको जिताया था? है इंपोर्ट को। क्यों? क्योंकि उसकी पॉजिटिव एनपीवी ज्यादा आ रही थी। अच्छा, अब इस सवाल की रिक्वायरमेंट भी पढ़े, इस सवाल की रिक्वायरमेंट भी। अच्छा, मैं एक चीज आपको याद करा दूं, इंपोर्ट ऑप्शन में वो चीज इंपोर्ट करते थे और उसको एज इट इज बेचते थे, और उसकी ग्रोथ रेट 5% और इन्फ्लेशन वगैरह था। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग ये थी कि हम यहीं से मटेरियल लेबर खरीद के मैन्युफैक्चर करके तो फिर लोकल ही बेच रहे थे। अब रिक्वायरमेंट बी पढ़े इस सवाल की। आपसे पूछा है रिक्वायरमेंट बी में कि मटेरियल कॉस्ट की सेंसिटिविटी कर दें, तो अच्छा दोबारा सुने, इस सवाल के पार्ट ए में किसको जिताया था? इंपोर्ट को जिताया था। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई देख लो मटेरियल की सेंसिटिविटी ताकि कल को शर्मिंदा होना पड़े। तो हमने जब जिताया ही इंपोर्ट को है, लोकल को जिताया ही नहीं है, तो मटेरियल की सेंसिटिविटी भी नहीं हो सकती। दोबारा सुने, जब हमने जिताया ही इंपोर्ट को था तो मटेरियल खरीदना ही नहीं है, तो फिर उसकी सेंसिटिविटी किस बात की? ना 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 ना, मटेरियल मटेरियल है। उस सवाल में मटेरियल का वर्ड था, वो उसी मटेरियल के वर्ड की सेंस जो लोकली हमने पता नहीं कितने रुपए का खरीदना था। हाँ जी, तो हमने जिस ऑप्शन को जिताया ही नहीं उसकी सेंसिटिविटी करके क्या करना है? तो इसलिए इसका जवाब में सिर्फ इतना होगा कि चूंकि ये ऑप्शन ही सिलेक्ट नहीं हुई तो इसकी आइटम्स की फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस भी नहीं होना। हाँ, इस लाइन के 2 नंबर है जी। अच्छा, जिसको जिताना डिसीजन था ना, हम उस जीतने वाले के फैक्टर्स को देख रहे हैं क्योंकि ज्यादा हमने सर पे तो नहीं चढ़ा दिया उसको, हम उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं। देखें, एक मैच हुआ और एक टीम जीत गई। अब जिस टीम ने जीता है हमने उसके खिलाड़ियों को इनाम देते हुए फैसला करना है कि तुक्के तो नहीं लग गए, क्या वाकई इनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, तो हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे ना जो जीते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड कप टीम जीतती है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो और टीम से भी हो सकता है। जब टीम जीती और उस टीम के खिलाड़ियों को इनाम मिलना है, तो अब उसके बोर्ड ने फैसला करना है कि वाकई इन्होंने अच्छा खेला या तुक्के लगे हैं, तो उन्हीं की परफॉर्मेंस देख रहे होंगे ना कि इन्होंने अच्छा खेला या तुक्के लगे हैं। हारी हुई टीम की परफॉर्मेंस तो नहीं देख रहे होंगे, वो अगर अच्छा खेल जाता तो ये हो जाता। हम तो जो जीता है उसी को देख रहे होंगे। तो जिस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया उसी को ही तो एहतियात से देखना है कि सही सिलेक्ट हो गया, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही।
दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन था, उसमें से हमने कुछ रेगुलरली तो नहीं ना। देखें, मैं फिर यही बात कर रहा हूं कि हम जिस प्रोजेक्ट को जिताने का फैसला कर रहे हैं उसी को ही चेक कर रहे हैं ना, कहीं से लीक तो नहीं है, सब सही है। हमने एक बैग खरीद लिया, उसको हमने दूसरे से कंपेयर करके फैसला कर लिया कि ये बैग ठीक है, अब उसी की लेके चेक करेंगे ना कि कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, हमने सही चुन लिया है, तो उसी को ही देखना बनता है ना। जो हमने बैग सिलेक्ट कर, 2 बैग्स में से एक चुनना था, उसको फिर आगे सामान रख के लेके जाना था, तो जिस बैग को चुन लिया है उसी की सिलाइयां चेक करेंगे ना, क्योंकि हमने उसी पे ही बाद में शर्मिंदा होना है। जो बैग सिलेक्ट ही नहीं किया उसकी सिलाइयां चेक करके क्या करनी है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस हम कर ही उस ऑप्शन कर रहे हैं जिसको जिताया है। तो इसमें इंपोर्ट ऑप्शन को जिताया था चूंकि, तो डायरेक्ट मटेरियल की सेंसिटिविटी करने की जरूरत ही नहीं है। तो यही इसके जवाब में बस कहना था कि इसको हमने जिताया ही नहीं, तो फिर इसकी सेंसिटिविटी क्या करनी। जिसका बैक एग्जांपल है, अगर वो बैक के अंदर जो दोनों में डिफरेंस है वो बिल्कुल माइनर सा है और एक बैग जीत गया, और जो जीता है उसकी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बहुत ही कम है, और जो नहीं जीता उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी हम उसी को सिलेक्ट करेंगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है जो सिलेक्टेड बैग है। हमने दोनों बैग्स को चेक किया, दोनों की कैपेसिटी भी देखी, सिलाइयां भी देखी, सब डिजाइन भी देखा, कलर भी देखा, दोनों कंपेयर किया, और जो बेहतर सिलेक्ट हुआ वो शायद इसलिए बेहतर सिलेक्ट हुआ कि इसकी हमें स्पेशियस ज्यादा लगा, शायद ज्यादा स्पेशियस लगा, शायद सिलाइयां उसकी बेहतर लगी, दूसरे से इसकी सिलाइयां शायद बेहतर लगी, इसकी जिप अच्छी क्वालिटी की लगी। अब ये बैग सिलेक्ट हो गया, अब हमें इस बैग को ही अच्छी तरह चेक करना चाहिए, दूसरे की खामियों पे गौर करना चाहिए। इसी बैग की अगर अच्छी तरह चेक करते हैं उसका सेफ्टी मार्जिन बहुत ही कम है, तो वही तो हम निकाल रहे हैं ना, बहुत ही कम हो तो इससे का तो फिर ये नुकसान ही है कि अगर हम इसके ऊपर रिस्क लें। हाँ, तो फिर हम कहेंगे जी, फिर हम कहेंगे सारा दोबारा से चेक कर लें, फिर हम कहेंगे दोबारा से सारी टेस्टिंग कर लें। देखें, हमने 2 बैग का कंपैरिजन किया, अब जो बैग सिलेक्ट हो गया एक टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजर गया और फाइनली ये बैग सिलेक्ट हो गया, दूसरे को वापस कर दिया। अब जो सिलेक्ट किया है इसको घर लाने से पहले फिर अच्छी तरह चेक करके देख लें। अब जब इसको हमने फैसला कर लिया हुआ है तो इसी की सिलाइयां ही दोबारा चेक करेंगे ना, इसी की जिप दोबारा चेक करेंगे। आप अकल से सोच के देखें कि हमने एक बैग सिलेक्ट कर लिया, अब उस सिलेक्टेड, आप जूता लेने गए दुकान से, अब आप जब दुकान से जूता लेके सिलेक्ट कर चुके हुए हैं, कहा जी मैंने ये लेना है जूता, दूसरा जूता वो डब्बे में रख के वापस ले गया, अब उसी को चल चल के देखेंगे ना, जिस जूते को छोड़ चुके हैं कहीं दोबारा तो देखूं जरा मजा आ रहा है उसको देखूं कि नहीं देखें, जो सिलेक्ट कर चुके हैं उसी को और ठोक बजा के चेक करेंगे ना। बिल्कुल लॉजिकल, मतलब अकल की बात कर रहा हूं कि जिस ऑप्शन का हम फैसला कर चुके उसी का ही सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे ना, कि हमसे सही फैसला हो गया ना, गलत फैसला तो नहीं हो गया, उसी को ही और टेस्ट करके देख लेंगे। हाँ, अगर वो और टेस्ट किया और लगा कि नहीं बड़ा मार्जिन पे ही फैसला कर रहे हैं हम, तो फिर हम फिर से टेस्टिंग कर लेंगे दोनों जूतों की, फिर दोनों बैग्स की टेस्टिंग कर लेंगे। यानी हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कम आना हमें यह बता रहा है कि भाई फिर से कर लो, फिर से कैलकुलेशंस करके देख लो, और जब फिर से कैलकुलेशन करके देख लो तो यकीनन फिर दोनों प्रोजेक्ट्स को दोबारा करके देख लो। तो इसमें क्यों नहीं करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों नहीं निकालना, क्योंकि हम हारे हुए प्रोजेक्ट की क्या करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस करके। सेंसिटिविटी एनालिसिस डन, क्लास नहीं डन, सेंसिटिविटी एनालिसिस डन।
रिस्क और अनसर्टेनिटी में एक चीज पढ़ाई है सेंसिटिविटी एनालिसिस और एक चीज है यूज ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये आसान सी चीज है और इसका एक खुद ही बनाया हुआ सवाल करा देता हूं, एग्जाम क्वेश्चन फिर अगली क्लास में कराऊंगा। ये सिंपल है, इसमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि जब भी कैश फ्लोज, या लाजमी नहीं कैश फ्लोज, यूनिट्स भी हो सकते हैं, लाइफ भी हो सकती है, जब भी एस्टिमेशन की जा रही हैं और उन एस्टिमेट्स में किसी एक आइटम पे हम डाउट में चले गए कि सेल के यूनिट्स 1000, ईयर 1 में 12,000, ईयर 2 में 1500, ईयर 2 में 3000, ईयर 4 में 5000, नहीं 800 भी हो सकते हैं, नहीं 200 भी हो सकते हैं। अब इन यूनिट्स पे हम लोग दुविधा में फंस गए हैं कि ये जो यूनिट्स हैं वो 1000 लेने के 200 लेने। इसी तरह से सेल प्राइस एस्टिमेट कर रहे थे 20 रुपए, नहीं जी नहीं 25 भी हो सकती है। और अगर इस वक्त जो डॉलर के मामला चल रहे हैं, अगर ये हो गया तो 40 भी हो सकती है, और वो जो हुकूमत का मामला चल रहा है अगर वो हो गया तो 15 भी हो सकती है। तो हम जो एस्टिमेट्स लगा रहे हैं, अगर उन एस्टिमेट्स के अंदर कुछ कंटिजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो हम एस्टिमेट फाइनल करने की एक शक्ल ये भी कर सकते हैं कि जितने पॉसिबल एस्टिमेट्स हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज डिटरमिन की जाएं और उनका समेशन px कर लिया जाए। जैसे सेल प्राइस 20 रुपए भी हो सकती है, इस बात के चांसेस 30% है प्रोबेबिलिटी। 24 भी हो सकती है, इस बात के चांसेस 25% है। 30 भी हो सकती है, इस बात के चांसेस 45%। तो अब हम अपने सवाल के लिए सेल प्राइस 20 यूज करें, 24 यूज करें, 30 यूज करें, तो हम इन तीनों का एवरेज कर लेंगे। चलो यार, मैंने तो कोशिश की थी कि तो हम लोग जो सेल प्राइस यूज करेंगे, हम करेंगे एवरेज सेल प्राइस यूज, और वो एवरेज सेल प्राइस होगी समेशन px। और समेशन px का मतलब है कि 20 इंटू 0.3 px, ये x है ये p है, px और फिर सम प्लस 24 इंटू 0.25 और प्लस 30 इंटू 0.45, 25.5। अब ये सेल प्राइस बन गई और अब नॉर्मल सवाल चलेगा। तो एस्टिमेट्स करते हुए अगर कुछ चीजों पे जिनमें प्राइस भी हो सकती है, कॉस्ट भी हो सकते हैं, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, यूनिट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो अगर किसी भी फैक्टर के लिए मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज एस्टिमेट हो रही हैं तो उनको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका है समेशन px। और ये सवाल में पहचाना जाएगा। सवाल में आपको सेल प्राइस, यूनिट्स, कुछ भी इस तरह से अगर प्रोबेबिलिटी से रिलेट कर दिए गए तो पहले आप उसकी एवरेज करेंगे, अब एक नॉर्मल सवाल बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटीज का यूज इस तरह से किया जाता है कि जिस भी फैक्टर के बारे में मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी और फिर उन प्रोबेबिलिटीज से उनकी पॉसिबल फिगर्स का समेशन px करके जो आंसर आएगा, अब इसको यूज करेंगे। अच्छा, ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता हूं।
एक और मिसाल, है ये है जी कैश फ्लोज। अगर समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया है, मैंने किया है कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सकता है पुअर रहे, हो सकता है एवरेज हो सकता है गुड हो। अगर पुअर हुई तो ईयर 1 में पुअर होने के चांसेस 0.3 है, तो ईयर 1 में इतना कैश जनरेट होगा। पुअर होने के चांसेस 0.3 है, एवरेज होने के चांसेस 0.6 हैं, गुड होने के चांसेस 0.1 है, और इन सिनेरियोज में ईयर 1 ये होगा। लेकिन अगर पुअर हुआ तो सेकेंड ईयर की दो पॉसिबिलिटीज, अगर एवरेज हुआ तो सेकेंड ईयर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर गुड हुआ तो सेकेंड ईयर की दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब हमें ईयर 1 का कैश फ्लो क्या यूज करना है और ईयर 2 का कैश फ्लो क्या यूज करना है समेशन पी एक्स करके। तो ईयर 1 वाला समेशन पी एक्स कैसे होगा? 120 इंटू 0.3, 190 इंटू 0.6, 280 इंटू 0.1। 120 इंटू 0.3, 190 इंटू 0.6, 280 इंटू 0.1, कितना? 17। इस 178 पे कोई एतराज? 120 इंटू 0.3, 190 इंटू 0.6, 280 इंटू 0.1। ईयर 2 वाला कैश फ्लो कैसे निकलेगा? अच्छा, जब प्रोबेबिलिटीज का सम करते हैं ना तो वो 1 होता है, तो ईयर 2 में तो प्रोबेबिलिटीज इतनी सारी हैं। अब आप प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे? 150 इंटू 0.4 इंटू 0.3। ईयर 2 ऐसा होने की अपनी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। देखें, ईयर 1 में तो 3 ही सिनेरियो थे, लेकिन ईयर 2 में ये 2 सिनेरियो तब है अगर ईयर 1 का ये सिनेरियो हुआ तो। ईयर 2 में ये 2 सिनेरियो तब है अगर ईयर 1
का सिनेरियो ये हुआ तो अब ये प्रोबेबिलिटीज फिर किसी और शाख से कनेक्टेड है। अब इस 240 के होने के चांसेस 25% नहीं है, उन 60% में से 25% है। Yes, sir. ये शाख इधर जाएगी तो इससे आगे दो पॉसिबिलिटीज हैं, और इन दो पॉसिबिलिटीज से पीछे ये पॉसिबिलिटी है। ईयर 1 ये गुजरेगा तो ईयर 2 शायद ऐसा हो, लेकिन अगर ईयर 1 ऐसा हुआ तो फिर ईयर 2 शायद ऐसा हो, और अगर ईयर 1 ऐसा हुआ तो फिर ईयर 2 शायद ऐसा हो। तो चूंकि ये प्रोबेबिलिटीज उस शाख से कनेक्टेड हैं, तो 150 इंटू 0.4 इंटू 0.3, 200 इंटू 0.6 इंटू 0.3, 240 इंटू 0.25 इंटू 0.6, 300 इंटू 0.75 इंटू 0.6, 400 इंटू 0.35 इंटू 0.1 और 600 इंटू 0.65 इंटू 0.1। और आप ये भी कर सकते हैं कि पहले इनकी एवरेज निकाल लें, एक फिगर बन गई, इनकी एवरेज निकाल लें, एक फिगर बन गई, इनकी एवरेज निकाल दें, एक फिगर। अब ये 3 फिगर्स आ गई, तो तीनों को इस तरह एवरेज करना है, ये भी कर सकते हैं। देखें, अगर आपने इन 6 की 6 फिगर्स को एक ही वक्त में सॉल्व करना है तो 150 इंटू 0.4 इंटू 0.3, 200 इंटू 0.6 इंटू 0.3, तो फिर ये 6 की 6 एक साथ सम करेंगे। अगर आप इसको 2 स्टेप में करना चाहें तो आप पहले 150 इंटू 0.4 प्लस 200 इंटू 0.6 कर लें। इसका आंसर आ गया लेट से 180। अब 180 होने के इतने चांसेस हैं, फिर इसको पहले सॉल्व कर लें, इसका आंसर आ गया लेट से 275। अब 275 होने के इतने चांसेस हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें, इसका आंसर आ गया लेट से 520। अब 520 होने के 0.1 चांसेस है। तो अब वो जो 3 फिगर्स निकल आई हैं उनके साथ फिर ये सलूक करते हैं। तो ईयर 2 का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या बना? मैंने ईयर 2 को दो तरह से बोला है, दोनों दोबारा सुन लें। 150 इंटू 0.4 इंटू 0.3 ये एक फिगर हो गई, 200 इंटू 0.6 इंटू 0.3 ये दूसरी फिगर हो, 240 इंटू 0.25 इंटू 0.6 ये तीसरी फिगर हो गई, 300 इंटू 0.75 इंटू 0.6 चौथी फिगर हो गई, 400 इंटू 0.35 इंटू 0.1 पांचवी फिगर हो गई, और 600 इंटू 0.65 इंटू 0.1 ये छठी फिगर हो गई। इन सबको सम करेंगे तो वो समेशन पी एक्स बनेगा। कितना बन गया? 27। अब ये ईयर 1 का कैश फ्लो है, ये ईयर 2 का कैश फ्लो। अब नॉर्मल सवाल में इस्तेमाल हो जाएगा। तो 78 ही बनता है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटीज करा दूं, सॉल्व करा दूं। सुबह आना है रिपोर्ट।
चलें आज हदीस की जगह एक और बात बताता हूँ। मेरे नी में एक इंजरी है काफी अरसे की, और मेरा ख्याल है कोई 10 साल तो हो ही गए, और वो ठीक नहीं हो रही। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी होती है बाद वक्त, ये अक्सर फुटबॉलर को या हॉकी प्लेयर्स को हो जाती है, ACL टीयर कहते हैं उसको। तो एक कायरोप्रैक्टर था, मेरे एक स्टूडेंट ने रिकमेंड किया, मैं चला गया दिखाने। तो उन साहब का कॉन्फिडेंस जो था ना, वो स्काई हाई था। उन्होंने कहा कि मसला ही कोई नहीं है, और ये जो सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं बच्चे मेरे आगे, और यानी उनका जो कॉन्फिडेंस था, बात करने का तरीका, वो बहुत ही ऊंचे लेवल का था कि मसला ही कोई नहीं है, ऐसे हो जाएगा। मेरे पास वो बच्चे आते हैं जो बचपन से माजूर होते हैं और चल के जाते हैं, और बहुत, मैंने उनको उस वक्त तो नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि मैं तो गया अब, यानी इस तकब्बुर का रिजल्ट तो अच्छा नहीं निकलेगा। और हुआ यही कि मुझे उन्होंने शुरू में कहा था कि 1 हफ्ते में आप ठीक हो जाएंगे। 1 हफ्ता गुजर गया, दूसरा हफ्ता गुजर गया, तो उन साहब का मेरे साथ रवैया ना थोड़ा सा शर्मिंदगी वाला हो गया। मतलब वो अब जब मुझे मिलते, मैं जाता, तो फिर ऐसे कोशिश कर रहा हूँ। 2-3 हफ्ते गुजरने के बाद मैंने उनसे कहा कि आपने जब ये पहले दिन कहा था ना, मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था कि इसमें कुछ तकब्बुर इन्वॉल्व था, तो इसका रिजल्ट नहीं निकलना था। इस पे वो हंसने लगे और अपने किसी दोस्त को बताने लगे कि देखो जी, इन प्रोफेसर साहब को ये लगता है कि मेरे तकब्बुर की सजा अल्लाह ने इनको दी है। तब एक तरह से अगर देखें तो सजा तो मुझे मिल गई ना, क्या मेरी इंजरी ठीक नहीं हो सकी? तो बात ये नहीं है कि किसी की सजा किसी को मिल गई, अल्लाह ताला चीजों को करेक्ट करते हैं। मेरे लिए अल्लाह ताला, पता नहीं शायद अभी तक तो ये लगता है कि दर्द ठीक होना मेरे लिए बेहतर नहीं था, मुझे पेन में रहना था, मेरी बेहतरी इसी में थी, और उस बंदे का तकब्बुर भी टूटना था। तो अल्लाह ने ऐसे मरीज को जोड़ा जिसको ठीक नहीं होना था, और उस डॉक्टर के साथ जुड़ गया। अल्लाह ने चीजें कनेक्ट कर दी। अब एक ही वाकये के अंदर मेरी स्टोरी भी आगे बढ़ गई, उनकी भी स्टोरी आगे बढ़ गई। उनको उस बोल की एक रिजल्ट मिलना था कि भाई तुम्हारे से कोई कमाल नहीं है तुम्हारे अंदर, और मेरी इंजरी ठीक नहीं होनी थी, अल्लाह ने कनेक्ट कर दिया। अल्लाह ना इस तरह से दुनिया का निजाम कनेक्ट करते हैं। जैसे एक नौजवानी का दौर का वाकया है। मैं बाल किसी दौर में बड़े जबरदस्त किस्म के बनाता था, क्लीन शेव खींच के चिक के ना, पप्पू बच्चा होता था वैसे। तो है नहीं, अब तो वो पप्पू वाली डेफिनेशन नहीं बनती ना, अब तो पप्पू डिफरेंट चीज होती है, अब्बू वाली डेफिनेशन है, अब पप्पू वाली डेफिनेशन नहीं। तो वो बड़े बाल शाद बना के शादी पे जा रहा था, और बड़े ख्यालात लेके जा रहा था, बाल शाल बना के सब। लेकिन था चूंकि मिडिल क्लास फैमिली, गरीब का बाल, तो वैगन पे जा रहा था। अब मैं जिस वैगन में बैठा हुआ था, तो वहां पर 2 लोगों की लड़ाई हो गई, और वो दोनों जो लड़े आपस में, तो एक ने दूसरे को मुक्का चलाया, वो मुक्का मुझे लग गया। अब मैं अपने ख्याल में बैठा हूं, लेकिन मुझे मुक्का लग गया, और वो जो मैंने 20 मिनट लगा के बाल बनाए थे वो भी खराब हो गए। फिर मुक्का चेहरे पे लगा हो तो जो पप्पू पना था वो भी चेंज हो गया। अब उसमें उस वक्त तो खैर जहालत में जिंदगी गुजारी थी, हिदायत तो बाद में दी अल्लाह ने, लेकिन अब मैं उन चीजों को सोचता हूं तो मुझे अल्लाह ने 2 लड़ने वालों से कनेक्ट किया। सिर्फ मुझे मार पड़नी थी, मुझे उस वक्त मार पड़नी थी। अब वो जो पढ़नी थी वो अल्लाह की तरफ से मुझ पे हाल आना था, जो मुझे सही करने के लिए जरूरी था, मेरे ख्यालात को चेंज करने के लिए था, या मैं आगे जिस चीज का प्लान किया हुआ था उसको रोकने के लिए था। और 2 लोगों का लड़ना वो भी ठीक नहीं था।
अल्लाह ने सिर्फ चीजों को कनेक्ट किया, उनकी स्टोरी भी आगे बढ़ गई, मेरी भी स्टोरी आगे बढ़ गई। तो अल्लाह ताला ना दुनिया का निजाम करते हैं बस कनेक्ट, लेकिन असल में वो मैं बेचारा नहीं मारा गया। तब कोई ये देखा, इस बेचारे का क्या कसूर था, तो कहीं ना कहीं था, कहीं ना कहीं था, मुझ तक वो मार पहुंचनी थी। तो अल्लाह ताला ना दुनिया का निजाम करते हैं कनेक्ट। अगर इंसान कुछ बुरे काम करता है तो अगर अल्लाह ने उसको ठीक करने का मौका देना हो तो उसको नुकसान पहुंचते हैं, उसकी बीमारी आ जाती है, उसका कोई नुकसान हो जाता है, तो अल्लाह ताला ये काम करते हैं ताकि बंदे को झंझोड़े, भाई अभी भी तुम समझ जाओ। और ये मोमिनों के साथ ही होता है, ये काफिरों के साथ नहीं होता। यानी काफिरों को जिनको अल्लाह ने छुट्टी देनी हो उन पे हाल नहीं आते, हाल मोमिनों पे ही आते हैं, ताकि उनको झंझोड़ा जाए कि किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जरा आखिरत की फिक्र करो, और उनको अपने से करीब कर लिया जाए। तो जो मोमिन है उसको कहीं ना कहीं मुश्किलों से आजमाया जाएगा, या तो वो उनके अमाल की सजा होगी और उनकी अभी की सजा आखिरत में बचत दे जाएगी, या फिर उनको किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अल्लाह की तरफ से पहुंच जाएगा, या फिर उनके अमाल तो अच्छे ही होंगे, बस वैसे ही उनको सब्र मिलना होगा और फिर उनका दर्जा बुलंद होना होगा। यानी वो कोई अमाल की सजा नहीं होगी, बस अच्छे अमाल पे अल्लाह ताला ने उनको और साबित कदम करना होगा। तो ये मुश्किल अल्लाह की तरफ से आती है। ये तो हो गई इंडिविजुअल्स की बातें, लेकिन जब किसी कौम पे एज अ कौम मुश्किलें आती हैं ना, तो वो कौम ही बुराइयों का शिकार होती है, यानी गड़बड़ कौम पे होती है। जैसे मुख्तलिफ नबियों की कौमों पे अजाब आए, तो उन कौमों की अजाब उन कौमों की हरकतों की वजह से आए, और कई अजाब हैं जिनका कुरान पाक में जिक्र है। किसी पे पत्थरों का अजाब आया, किसी पे जो है वो जोरदार चीख का अजाब आया, किसी पे पानी का अजाब आया। ये कौमों के अजाब होते हैं जिनकी वजह यकीनन कहीं ना कहीं अमाल होते हैं। ये जो इस वक्त हमारे हालात है ना, हमारे मुल्क के पिछले कई सालों से हिसाब लगा लें, मुश्किलों में चल रहे हैं। कभी बीमारी आ जाती है, कभी कुछ जानवरों में बीमारी आ जाती है, कभी जो है वो सैलाब आने शुरू हो जाते हैं, कभी जल्जले आने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे अमाल की वजह से होते हैं, ये हमारी हरकतों की वजह से होते हैं, और वो हरकतें जो हम एज अ कौम कर रहे होते हैं। अब चूंकि इस उम्मत से वादा है, उस तरह से अजाब के साथ तो उम्मत खत्म नहीं की जाएगी जिस तरह पुरानी उम्मतें खत्म कर दी गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में उस 80-82 लोगों के अलावा सबको खत्म कर दिया गया, खत्म, क्योंकि जिसने भी नबी के खिलाफ जो भी कोशिश की उन पे फिर अजाब आ गया। तो इस कौम पे, हमारी कौम पे अजाब आके खत्म तो नहीं होना, लेकिन ये हालात आते रहेंगे और ये हमारी हरकतों की वजह से ही आएंगे। इसका मतलब मेरा ये कहना नहीं है कि जिन लोगों को सैलाब से नुकसान पहुंचा वो ही असल में कसूरवार थे और उनको सजा मिली है, नहीं। उनमें कई ऐसे होंगे जो शायद सजा लेने वाले भी होंगे, और कई ऐसे होंगे जो बिल्कुल सही होंगे, लेकिन अल्लाह ने उनको ये नुकसान पहुंचाया होगा उनके दर्जात बुलंद करने के लिए। दोनों तरह के लोग उनमें भी होंगे। उनमें वो होंगे जो इतने शदीद गुनाहगार, हमें लग नहीं रहा ना, हमें लगता है बेचारे लोग हैं। उनमें वो भी होंगे जो शायद बहुत गुनाहगार होंगे और डिजर्व करते होंगे कि उनकी फेंटी लगे, लेकिन वो भी होंगे जो बहुत अच्छे ईमानदार नेक लोग होंगे, लेकिन उन पे ये हालात सिर्फ उनके दर्जात बुलंद करने के लिए आए होंगे। लेकिन चूंकि ओवरऑल हमारी कौम के हालात बहुत बुरे हैं, हमने इतने गुनाह कर लिए हुए हैं, इतनी हमने ओवरऑल कौम हम गिर चुके हुए हैं। ये किताबी बातें, मजीम कौम है, हम गिरे हुए लोग हैं। हम अपनी जिंदगियों में नजर डाल के देख लें, एज अ कौम आज किसी भरे माशरे के शौक के अंदर कोई लड़की बेपर्दा के आ जाए ना, थोड़ा और ज्यादा बोल्ड करके, देखें उसके साथ होता क्या वहां पर, देख लें उसके साथ क्या होगा। जो देखने में सब बज़ाहिर सोबर लोग लग रहे हैं, सब उतरेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे। कोई किसी का पैसों वाला बैग गिर जाए जरा चौक के अंदर, फिर देखें उसके साथ होता क्या है। तो हम एज अ कौम गुनाहों का शिकार है।
तो इसलिए जब इस तरह के अजाब आते हैं, इस तरह की मुश्किलें आती हैं, तो उसमें उलमा के नज़दीक हो सकता है इससे लोग एग्री करें ना करें, मेरा काम आप तक पहुंचाना है बस। उसमें उलमा के नज़दीक सबसे बड़ी, सबसे पहली नसीहत ये होती है कि इस्तग़फ़ार करें, माफ़ी मांगे अल्लाह से, क्योंकि ये जो अजाब है ना, हमें लग ये रहा, वो लोग जो कहेंगे ये कुछ नहीं होता भाई, सब चीजें लॉजिकली प्रूफ होती हैं, देखो ना वो इंडिया ने पानी छोड़ा तो ये हुआ। अल्लाह ताला ने सब लोगों का पूरा पूरा निजाम रखा हुआ है, जो साबित करना चाहेगा वो साबित भी कर देगा कि ये फलानी वजह से सैलाब आया है। असल में सब चीजें अल्लाह की तरफ से ही होती हैं, क्योंकि अल्लाह चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारे इस वक्त हालात है ना मुल्क के, ये हमारी हरकतों की वजह से है। उन हरकतों के अंदर खुली फाशी, बेहयाई भी हो सकती है। उन हरकतों के अंदर खुली अल्लाह के रसूल से जंग, सूद का आम होना भी हो सकता है। उन हमारी हरकतों के अंदर खुला झूठ भी हो सकता है। अपने प्रोफेशन को देख लें, हम सब अपने प्रोफेशन में नजर डाल के देख लें। जितने लोग आप में से आर्टिकल्स में हैं, आप लोगों ने आर्टिकल्स में सबसे पहली चीज क्या सीखी है? गोली कराना। गोली कराना कहते हैं, क्या कहते हैं? गोली कराना सीखा है ना सबने। झूठ बोलना। आपके ऑफिसेज वाले अपने क्लाइंट्स के साथ क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। पूरे बिजनेसेस बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। तो जितनी तेजी से हराम फैल रहा है, जितनी तेजी से बेहयाइयां फैल रही हैं, ये पूरी कौम की बुराइयां होती हैं। और जब कौम की बुराइयां होती हैं ना, तो फिर कौमों के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से हालात आते हैं। तो ये सैलाब सिर्फ बारिशें ज्यादा होने की वजह से नहीं है, ये बीमारियां किसी फलाने वायरस की वजह से नहीं है, ये हमारी हरकतों की वजह से है। यू मे टेक इट, यू मे लीव इट, लेकिन ये हमारी हरकतों की वजह से है। तो उस पर सबसे पहला काम हमारा, देखें हम यहां लाहौर में बैठे हुए हैं, यहां नहीं आ सकता सैलाब, क्या यहां भी आ सकता है। तो ये नहीं कि हम बच के तो बस सब सही है, हम पे एज अ कौम अल्लाह की तरफ से हालात हैं, और हम सबको झंझोड़ा जा रहा है कि अभी भी इंसान बन जाओ, अभी भी सुधर जाओ। तो उसमें खुद भी इसका मामूल बनाएं, और अभी ही से मैं इंडिविजुअली मैं इरादा करता हूं, आप लोग भी इरादा करिए, आज रात को सोने से पहले अपनी तरफ से तो हम करें ना अल्लाह से तौबा। अभी क्लास में तो चलो क्या, लेकिन घर जाएं, 2 नफल पढ़ें, तौबा करें अल्लाह से। और जो जो आप लोगों से कनेक्टेड हैं, उन सबको इस बात पे कन्विंस करें। सब लोग सबसे पहले तो अल्लाह से माफी मांगे, उसके बाद फिर अपनी करेक्शन की तरफ आए। माफी मांग के बाद नहीं खत्म हो जाती। अगर मैंने किसी के पैसे चोरी किए ना, तो मैं तौबा कर लूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे, चलो ठीक है, अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे, पैसे वापस करने पड़ेंगे। वो मैं माफी मांग के पैसे नहीं रख लूंगा अपने पास। तो जो सबसे पहला काम है वो माफी मांगना है अल्लाह से। उसके बाद ये हमारे लिए अल्लाह की तरफ से झंझोड़ने वाले पैगाम है कि अभी भी इंसान बन जाओ, अभी भी जरा संभल जाओ क्या कर रहे हो। तो हम लोग सबसे पहले तो तौबा करें आज ही से, पता नहीं कल हमने जिंदा रहना है कि नहीं रहना। आज ही से सारे, आज ही रोज सोने से पहले नफल पढ़ें, अल्लाह से माफी मांगे, और अपने अंदर तब्दीली का इरादा करें और कोशिश शुरू कर दें, जिस हद तक भी हो सकता है, जो जो भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी तो नहीं, मैं अपना बिजनेस करूंगा तो सही बिजनेस करूंगा, अभी तो मैं हराम नहीं कमा रहा ना, अभी तो मैं आर्टिकल्स कर रहा हूं, ये आपकी छोटी छोटी जो चलाकियां हैं ना आर्टिकल्स की, ये आपको पक्का कर देंगी फर्म में जाते, प्रोफेशन में जाते जाते। जो अभी की गोलियां हैं, ये जो अभी की क्लाइंट की फोटोकॉपी लेना है, और बहुत सारी जाली बिल डालना है। क्या करते हैं आप लोग? जाली बिल ही तो डालते हैं इतने सारे लोग, और बड़े फखर से बता रहे होते हैं, और उसमें खुशी महसूस करते हैं आप लोग। पूरी पूरी टीम जाली बिल डालेगी और फिर पैसों को बांटेंगे माले गनीमत की तरह। और जो थोड़ा बहुत शरीफ बनने का अपनी तरफ से, तो उसको ताने भी मारेंगे, जा तू बड़ा मौलवी बन गया। ये होता है, ये मैं कोई ख्याली बातें नहीं कर रहा, ये होता है। तो इसलिए तौबा करेंगे, और आज ही से, कल से अपने रूटीन मामलात को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि हम पे एज अ कौम अजाब आ रहे हैं। ये एज अ कौम मुश्किलें आ रही हैं, और ये आप सैलाब चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं और मुश्किलें आएंगी। तो इसलिए सबसे पहले अपनी तरफ से जाती तौर पे तौबा करें, अपने जितने जानने वाले हैं उनको भी इस बात पे कन्विंस करें, और कल से ही अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की तरफ से मैं झंझोड़ा गया है। अगली क्लास में मुलाकात होगी।